वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं डेली आपके लिए न्यू क्वेश्चन लाती रहूंगी। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन का एक किस्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैरायटी ऑफ ऑल सीड्स? ए तारामीरा, बी अरेबिका, सी लाइबेरिका, डी रोबस्टा। इसका सही जवाब है तारामीरा। तारामीरा तिलहन की एक किस्म है। तारामीरा तेल को आमतौर पर जांबा तेल के नाम से जाना जाता है। यह तेल अरुगुला के बीजों से मिलता है। तिलहन की कुछ और किस्में ये है: मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजर बीज, सरसों, कुसुम। तिलहन की फसलें 3 श्रेणियों में आती है: वार्षिक या द्विवार्षिक समूह, बारहमासी वृक्ष फसलें, भ्रूण एक उपोत्पाद है। दुनिया में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके बाद चीन, ब्राजील और भारत का नंबर आता है। भारत में सोयाबीन सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला तिलहन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में निम्न में से कौन संसद का एक हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही जवाब है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में और कुछ बातें। भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह 2 सदनों से मिलकर बनी है, लोकसभा और राज्यसभा। इसके अलावा राष्ट्रपति भी संसद का एक हिस्सा है। कौन कौन संसद का हिस्सा है? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। लोकसभा संसद का हिस्सा है। राज्यसभा संसद का हिस्सा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संसद का हिस्सा नहीं है। विधानसभा राज्य विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। भारतीय संसद के बारे में कुछ और जानकारी। भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। लोकसभा के सदस्यों को जनता सीधे मतदान के जरिए चुनती है। राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति की सहमति के बिना संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज द सिटी ऑफ विजयवाड़ा लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश? ए कावेरी, बी गोदावरी, सी महानदी, डी कृष्णा। इसका सही जवाब है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में और कुछ बातें। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा के बारे में कुछ और जानकारी। विजयवाड़ा को कभी कभी आंध्र प्रदेश का व्यापारिक शहर कहा जाता है। यह शहर पहाड़ियों और नहरों से घिरा हुआ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 11 मीटर 36 फुट है। विजयवाड़ा को विजय का शहर भी कहा जाता है। यह शहर ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ सांस्कृतिक समृद्धि और आधुनिकता को भी जोड़ता है। विजयवाड़ा को बैजवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र मंदिरों और गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। चीनी यात्री वेन सांग विजयवाड़ा आया था। कृष्णा नदी के बारे में कुछ और जानकारी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से हुआ है और यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है। कृष्णा नदी पर अलमत्ती बांध, नागार्जुन सागर बांध आदि कई बांध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि क्या है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना? ए 7 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 8 वर्ष, डी 5 वर्ष। इसका सही जवाब है 5 वर्ष। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में और कुछ बातें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY को वित्त वर्ष 2020 से 21 से वित्त वर्ष 2024 से 25 तक 5 साल के लिए लागू किया गया है। इस योजना के तहत सरकार मछली उत्पादन को बढ़ाने, निर्यात को बढ़ाने और मछुआरों को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य रख रही है। इस योजना के तहत सरकार कई तरह की मदद देती है, जैसे कि मछुआरों को मात्स्यिकी से जुड़े सामान और उपकरण खरीदने में मदद, प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं से प्रभावित मछुआरों को वित्तीय मदद, बंदरगाहों और कोल्ड स्टोरेज चेन जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए मदद। इस योजना का लाभ लेने के लिए
आधिकारिक वेबसाइट pmmsy.dov.gov.in पर जाकर आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ ज़रूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुतुब मीनार वास्तुकला का एक उदाहरण है। कुतुब मीनार इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। ए. इंडो इस्लामिक, बी. द्रविड़, सी. सूफी, डी. मौर्य। इसका सही जवाब है इंडो इस्लामिक। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। यह दिल्ली के महरौली में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है। कुतुब मीनार ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। यह भारतीय और इस्लामिक दोनों शैलियों की वास्तुकला के तत्वों को मिलाकर बनी है। कुतुब मीनार से जुड़ी कुछ खास बातें। कुतुब मीनार को गुलाम वंश के मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और इसमें 379 सीढ़ियां हैं। कुतुब मीनार के आधार और निचले स्तरों के लिए लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। कुतुब मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं। कुतुब मीनार परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार और लौह स्तंभ जैसी कई इमारतें हैं। कुतुब मीनार परिसर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शास्त्रीय हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? हाउ मेनी वेदास आर देयर इन द इंडियन लिटरेचर ऑफ क्लासिकल हिंदुइज्म? ए. 3, बी. 4, सी. 1, डी. 2। इसका सही जवाब है 4। शास्त्रीय हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों का एक विशाल संग्रह है। ये संस्कृत में रचित हैं और हिंदू धर्म के ईश्वर के वचन माने जाते हैं। वेदों में सामान्य जीवन, व्यवहार, प्रकृति और धर्म से जुड़ी जानकारी और निर्देश शामिल है। वेदों के बारे में कुछ और बातें। वेद मौखिक रूप से पारित धार्मिक ग्रंथ है। वेदों के अलावा 6 वेदांग भी हैं। ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किए गए? इन विच ईयर वर द आर्म्स एक्ट एंड वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास्ड? ए. 1878, बी. 1879, सी. 1877, डी. 1876। इसका सही जवाब है 1878। शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम के बारे में और कुछ बातें। शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम दोनों साल 1878 में पारित हुए थे। शस्त्र अधिनियम 1878। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को बिना अनुमति के हथियार रखने से रोक लगा दी गई थी। हालांकि अंग्रेज़ों को इस अधिनियम से बाहर रखा गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878। इस अधिनियम को गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम भारतीय प्रेस की आज़ादी को सीमित करने और ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना को रोकने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत सरकार को वर्नाक्यूलर प्रेस पर सेंसरशिप लगाने का अधिकार मिला था। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 1880 में ये दोनों अधिनियम पारित किए गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वॉज पास्ड? ए. 1856, बी. 1947, सी. 1878, डी. 1929। इसका सही जवाब है 1929। बाल विवाह निरोधक अधिनियम के बारे में और कुछ बातें। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को 28 सितंबर 1929 को भारत की इंपीरियल विधान परिषद में पारित किया गया था। इसे लोकप्रिय रूप से इसके प्रायोजक हरबिलास शारदा के नाम पर शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया था। यह अधिनियम बाल विवाह को रोकता है और बाल विवाह के पीड़ितों को सुरक्षा और सहायता देता है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 साल तय की गई थी। आज़ादी के बाद 1949 में इस अधिनियम में संशोधन करके लड़कियों की उम्र 15 साल कर दी गई। साल 1978 में लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों की उम्र 21 साल कर दी गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दशावतारा टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ए. गोदावरी, बी. नर्मदा, सी. यमुना, डी. बेतवा। इसका सही जवाब है बेतवा। दशावतार मंदिर के बारे में और कुछ बातें। दशावतार मंदिर
उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में बेतवा नदी के किनारे बना है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और 6ठी शताब्दी में बना था। इसे गुप्त काल में गुप्त शैली की वास्तुकला में बनाया गया था। यह मंदिर उत्तर भारत के शुरुआती ज्ञात मंदिरों में से एक है। मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी की गई है। पट्टी पर वैष्णव पौराणिक कथाओं की नक्काशी भी की गई है। देवगढ़ में कई ऐतिहासिक स्मारक और किले भी हैं। यहाँ गुप्त, गुर्जर प्रतिहार, गोंड, मुगल, बुंदल और मराठों के वंश के कई ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। यहाँ कई हिंदू और जैन मंदिर भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? When was air transport nationalized in India? A. 1950, B. 1952, C. 1953, D. 1951। इसका सही जवाब है 1953। भारत में हवाई परिवहन के बारे में और कुछ बातें। भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण साल 1953 में किया गया था। इसके लिए सरकार ने वायु निगम अधिनियम 1953 पारित किया था। इस अधिनियम के तहत देश की सभी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के लिए 2 नए निगम बनाए गए थे। घरेलू सेवा के लिए इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सेवा के लिए एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। इस अधिनियम के जरिए केंद्र सरकार को मौजूदा एयरलाइनों की संपत्तियां, अधिकार, गुण और देनदारियां हासिल करने का अधिकार मिला था। इन कंपनियों को एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड नाम के नए निगम को सौंपा गया था। साल 1962 में एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन का नाम संक्षिप्त रूप से एयर इंडिया कर दिया गया था। इस कदम का मकसद विमानन क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन, सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? Which state of India has the largest irrigated area? A. पश्चिम बंगाल, B. उत्तर प्रदेश, C. राजस्थान, D. पंजाब। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 17.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों, ट्यूबवेल, कुओं और टैंकों का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए प्रमुख परियोजनाएं ये हैं: लखवार व्यासी, पूर्वी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, मौधा बांध, सरदा सहायक, सरयू कनाल, उर्मिल बांध। भारत में सिंचाई के बारे में कुछ और बातें। भारत में कुल कृषि भूमि का 48.8% हिस्सा सिंचित है। शेष 51.2% हिस्सा बारिश पर निर्भर है। देश में कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों का सबसे ज्यादा योगदान है। सिंचाई के मामले में पंजाब देश में पहले नंबर पर है। पंजाब में 98% फसल भूमि सिंचाई के अंतर्गत आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? Who was the revenue minister during the reign of Akbar? A. मुल्ला दो प्याजा, B. तानसेन, C. टोडरमल, D. अब्दुल रहीम। इसका सही जवाब है टोडरमल। अकबर के शासनकाल के बारे में और कुछ बातें। अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री राजा टोडरमल थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। राजा टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। राजा टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में कई सुधार किए, जिनमें से कुछ ये रहे। उन्होंने ज़ब्ती नाम की राजस्व प्रणाली की शुरुआत की। उन्होंने दहशाला नाम की कराधान प्रणाली शुरू की। उन्होंने मानक वजन और मापों की शुरुआत की। उन्होंने भूमि सर्वेक्षण और समझौता प्रणाली की शुरुआत की। उन्होंने राजस्व जिलों और अधिकारियों की शुरुआत की। राजा टोडरमल एक भारतीय मंत्री, अर्थशास्त्री और सैन्य कमांडर थे। उनका जन्म 1500 में वर्तमान मध्य प्रदेश के नरवर शहर में हुआ था। वे अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी द्वारा की गई थी। द फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स वर होस्टेड बाय ए. काठमांडू, बी. ढाका, सी. कोलंबो, डी. कलकत्ता। इसका सही जवाब है काठमांडू। पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी नेपाल की राजधानी काठमांडू ने की थी। ये खेल साल 1984 में आयोजित किए गए थे। दक्षिण एशियाई खेलों को दक्षिण एशियाई संघ खेलों (SAF) खेलों के नाम से भी जाना जाता है। इन खेलों का आयोजन हर 2 साल में होता है। दक्षिण एशियाई खेलों के बारे में कुछ और खास बातें।
इन खेलों का आयोजन दक्षिण एशियाई देशों के बीच खेल भावना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इन खेलों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश हिस्सा लेते हैं। दक्षिण एशियाई खेलों का संचालन दक्षिण एशियाई खेल परिषद (SASC) करती है। इसकी स्थापना साल 1983 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? A. उत्तराखंड, B. कर्नाटक, C. ओडिशा, D. राजस्थान। इसका सही जवाब है ओडिशा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और कुछ बातें। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है। यह मयूरभंज हाथी रिजर्व का हिस्सा है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ बातें। यह 2750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पार्क बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, गौर और चौसिंघा का घर है। यहाँ जोरंडा और बरेही पानी जैसे खूबसूरत झरने हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का नाम इस क्षेत्र में उगने वाले लाल रेशमी कपास के पेड़ों की प्रचुरता से पड़ा है। इसे साल 1956 में आधिकारिक रूप से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। साल 1994 में भारत सरकार ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। साल 2009 से यह यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। सिमलीपाल वनों के आसपास के इलाके में कई जनजातियां रहती हैं। इनमें कोल्हा, संथाला, भूमिजा, भटुडी, गोंडा, खड़िया, मनकड़िया और सहारा प्रमुख है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सीके नायडू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? A. क्रिकेट, B. फुटबॉल, C. बास्केटबॉल, D. हैंडबॉल। इसका सही जवाब है क्रिकेट। सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ी एक घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप है। यह ट्रॉफी भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कर्नल सीके नायडू के नाम पर रखी गई है। इस ट्रॉफी का आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) करता है। सीके नायडू से जुड़ी कुछ और बातें। सीके नायडू को भारत का पहला क्रिकेट सुपरस्टार माना जाता है। उन्होंने 1916 से 1963 तक 47 सालों तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला। सीके नायडू ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद होलकर टीम को 8 रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहुंचाया था। सीके नायडू ने आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। BCCI ने सीके नायडू के सम्मान में ही सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड की स्थापना की थी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।